Hello and welcome to my YouTube channel Agri Era 2024. Dear student, myself Aswani Kuswaha, मैं आपका एग्री इरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कोर्स यूपी का 10 एंड जो 12th एंड 11th यूपी बोर्ड एंड अदर जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप इसके साथ रह के एक अच्छा फ्यूचर एग्रीकल्चर में इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर ही आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री इरा 2024 पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो ये नंबर दिए हुए हैं इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाइए और सारी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। साथ ही जो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर का जो परिचय है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का इंट्रोडक्शन। उद्यान विज्ञान जो हमारी एग्रीकल्चर विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है हमारी सब्जियां हो गई, फल हो गए, सजावटी पौधे हो गए और जो हमारा अन्य पौधे रहते हैं जो फ्रूट से संबंधित हैं उनके उत्पादन संबंधित सभी क्रियाओं का वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और यह हॉर्टिकल्चर शब्द दो लैटिन वर्डों से मिलकर बना है। एक तो पहला हो गया हॉर्टस, इसका मतलब होता है गार्डन या बगीचा। दूसरा जो हमारा वर्ड है कल्चरा, जिसे हम कल्टीवेशन कहते हैं यानी कि खेती करना, अर्थात बगीचे की खेती करना। उद्यान विज्ञान के जो पिता हैं वो एम एच मैरी गौडा हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स कौन यानी कि बागवानी वाली फसलें कौन कौन सी, तो उसमें मसाला हो गया, सब्जियां हो गई और हमारे फल हो गए, औषधि पौधे हो गए और जो हमारी एरोमेटिक्स क्रॉप्स रहती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। यहीं पे हम बात करें ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर की शाखाएं क्या हैं, तो उद्यान विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन जो मेनली हम इनका डीप नॉलेज मतलब डीप स्टडी करते हैं तो उसमें जो हमारी जो फोर क्रॉप ब्रांचेस हैं उनको हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो हमारा जो पहला है उसमें हमारी ओलेरी कल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान और जो हमारी फूल विज्ञान फ्लोरी कल्चर हो गया और फल संरक्षण यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन या हमारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत ये चार ब्रांचेस का मेन हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जो हमारी पहली जो ब्रांच है उसका जो हमारी ओलेरी कल्चर मतलब इसके अंतर्गत जो हमारी सब्जी उत्पादन वाली फसलें हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिससे हम वेजिटेबल्स का वैज्ञानिक तौर पे प्रोडक्शन करते हैं उसका इसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा भिंडी हो गया, लौकी हो गए, तुरई हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च, आलू, प्याज आदि। हम अब बात करें तो सब्जियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी पत्तियों वाली सब्जियां हो गई, इसमें मेथी हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, सरसों हो गया। और सरसों को कैसे एज ए जैसे सरसों तो आप लोग सोचेंगे, डाउट उठेगा कि ये तो ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन मतलब तिलहन फसल है, लेकिन हम इसे एज ए साग के रूप में लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए इसे हर्बिसियस लीफ के मतलब जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स है इसमें एज ए प्रयोग करते हैं। जो हमारी दूसरी हो गई फूल वाली, जिसमें हमारा फूल गोभी हो गया, स्प्राउट हो गया और फल वाली सब्जियां जिसमें टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, ककड़ी, कद्दू। अगर डियर स्टूडेंट आपको पता है विप्टेल किसकी कमी से, डिफिशियंसी किसकी कमी से होता है फूल गोभी में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं पे टमाटर में फल फटना किसकी कमी के कारण द्वारा होता है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो हमारी फल वाली सब्जियां उसमें सेम, मटर, चना आदि हो गए और ये जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि।
अब यहाँ पे भी आपको डाउट उठेगा कि चना सर तो पल्सेस में आता है, लेकिन जो उसका पोट्स रहता है उसका सब्जी बनाया जाता है घरों पे, तो इसलिए ये इसमें पॉड में भी आया जाएगा। जो हमारी अगली वेजिटेबल्स हैं उसमें, जैसे कि जो हमारी सल्क वाली यानी कि प्याज एवं लहसुन, कंद वाली आलू, अरबी, जिमीकंद हो गया, हमारा अदरक हो गया, शकरकंद हो गया। अब हम बात करें जो हमारी वार्षिक सब्जियां यानी कि एनुअल वेजिटेबल्स, मतलब एनुअल वेजिटेबल्स मतलब एक साल में अपना ये लाइफ स्टाइल पूरा कर लेती हैं, मतलब एक साल नहीं, एक सीजन में। आप समझिए जैसे हमने उसे किसी भी क्रॉप को जून जुलाई में बोया, ठीक है, उसे हम अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर लेंगे, तो इसे एक वर्षीय फसल के अंतर्गत हम रखेंगे। वही इसमें ये भी कह रहा है वे सब्जियां जो जीवन चक्र या एक मौसम में या एक वर्ष में अपना पूरा लाइफ स्टाइल कर लेती हैं, तो इसे हम वार्षिक सब्जियां कहते हैं, जैसे भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन, पालक आदि हो गए। वहीं पे हमारी अगर द्विवर्षीय सब्जियां देखें तो बाइनियल क्रॉप्स, जिसमें वे सब्जियां पहले मतलब ये क्या करती हैं, पहले वर्ष में तो अपनी वेजिटेटिव यानी कि वनस्पति वृद्धि करती हैं, तब दूसरे वर्ष में इसमें क्या होता है, फूल तथा फल आते हैं, जैसे कि मूली, गाजर। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कुछ, जैसे कि हमें फूल गोभी की हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, अगर हमें मार्केट अच्छा प्राइस नहीं रहता है तो हम उसमें सीड प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर लेते हैं, तो वो हम जब इसका सीड प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी दूसरी वर्ष में हो जाएगी। अगर हम उसमें एज ए वेजिटेबल के रूप में क्रॉप करेंगे तो वो एक वर्ष में आएगी। ऐसे ही हमारी बहुवर्षीय यानी कि पेरिनियल वेजिटेबल्स यानी कि हल्दी, अदरक, यानी कि इनको एक बार लगा देंगे और 2 से ढाई साल तक इसमें से हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में लोग क्या करते हैं, और वेजिटेबल्स को, जो हमारी अदरक हल्दी रहता है उसका प्लांट ग्रो कर लेते हैं, उसी में उसको नीचे से खोद के उसमें अदरक हल्दी निकाल लेते हैं और फिर मिट्टी से ढक देते हैं, उसमें फिर कुछ समय बाद हल्दी लग जाती है, तो इस तरीके से ये बहुवर्षीय सब्जियां हो जाएंगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु हैं जो ओलेरी कल्चर से, तो जिसमें हमारा ओलेरी कल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और अगर दूसरा सर्वाधिक देखें तो कौन है, तो वो भारत है। वहीं बात करें भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक कौन सा राज्य है, तो पहला तो हमारा पश्चिम बंगाल हो गया और दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जी की उपलब्धता है, मतलब यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति को कितनी सब्जी प्राप्त हो जाती है प्रतिदिन में, तो वो 250 ग्राम है। वहीं पे अगर हम बात करें भारतीय औषधि विज्ञान परिषद ICMR के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, तो उसके अनुसार जो 300 ग्राम सब्जी है वो आवश्यकता रिकमेंडेड करता है ICMR। इन क्वेश्चनों को आप हाईलाइट कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति कितनी है, तो 250 ग्राम है, और ICMR के अनुसार कितनी है, तो 300 ग्राम है, जिसके अंतर्गत पत्ती वाली सब्जियां 125 ग्राम और जड़ वाली सब्जियां 100 ग्राम और 75 ग्राम अन्य हमारी वेजिटेबल्स आती हैं। अगर हम बात करें भारत में किस सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो भिंडी, यानी कि किस सब्जी का उत्पादन में, ठीक है, तो भिंडी सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित होती है, जिसका प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पे हमारा फूल गोभी हो गया, नहीं, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, आलू हो गया, टमाटर और बैगन। वहीं पे सब्जियों में के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन है, मतलब यानी कि भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र और उत्पादन है किन सब्जियों का होता है, तो आलू, टमाटर और प्याज का होता है। भारत के कुल हॉर्टिकल्चर उत्पादन में सब्जियों का कितना परसेंट योगदान है, तो 60% है। भारत में मुख्य मतलब सब्जियों में मुख्य पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो पोटाश इसमें पाया जाता है। सब्जियों में किसकी मात्रा सबसे कम होती है, तो फैट की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि वसा की मात्रा कम होती है। सब्जियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे संरक्षित भोजन या रक्षक भोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं पे दूसरा हमारा जो है ब्रांच है फल विज्ञान यानी कि पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे फलदार पौधे होते हैं उनसे फल उत्पादन की अध्ययन किया जाता है। पोमो पोमोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है। यही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और आता है तो स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि पोमोलॉजी कौन सा, तो वो समझ नहीं आता है लैटिन लगाएं कि ग्रीक लगाएं। अगर ऑप्शन लैटिन और ग्रीक दोनों दे रहा है तो लैटिन सही होगा, ग्रीक नहीं सही होगा। अगर बोथ दे रहा है तो बोथ सही हो जाएगा। जो पोमोलॉजी शब्द है, ये हमारा जो पोमम शब्द है
जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फूड, और जो ग्रीक भाषा का शब्द है लॉजी, जिसका मतलब है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यहीं पे बात करें भारत का फल उत्पादन में विश्व में कितना कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, तो वो चीन का है। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। इसका भी ध्यान रखिए। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। अगर हम बात करें भारत में फल उत्पादन में भारत का कितना योगदान है, तो 13% है। विश्व में अगर बात करें भारत का कुल हॉर्टिकल्चर उत्पादन में फल का कितना है, तो 30% है। सब्जी का कितना परसेंट है, 60% है। वहीं पे हम बात करें भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की उपलब्धता कितनी है, तो 250 ग्राम है। यानी कि जो हमें भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की उपलब्धता है 250 ग्राम, उतनी ही फल की उपलब्धता भारत में है, फल की भी। वहीं पे अगर हम बात करें भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति को कितने फल की आवश्यकता होनी, यानी कि 85 ग्राम, यानी कि हमें 250 ग्राम प्राप्त हो जाए, यानी कि हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, और फूड तो हमें हाईली मिल ही रहे हैं। अगर हम बात करें भारत का किन फल उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो जो हमारा आम हो गया, केला हो गया, नींबू हो गया, इनको उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान किसका है, तो सबसे पहले हमारा केला आएगा, उसके बाद आम आएगा और नींबू आएगा लास्ट में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसमें पहले आम आ जाएगा, फिर उसके बाद नींबू आ जाएगा, फिर तीसरा हमारा केला आ जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें फलों का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें जो हमारे 3 टाइप के फ्रूट्स ग्रो होते हैं इंडिया में, ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एंड टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि उष्ण फल में वे फल जिन्हें जो ग्रीष्म काल में रहता है का गर्म व आर्द्र तथा शीतकाल में कम ठंडी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इनको ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए भाई। अप्रोक्स 25 से 28 टेम्परेचर, यानी कि 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और ह्यूमिडिटी जो हमारी है 75 से 80% रहेगी, तो ये फ्रूट अच्छे से ग्रो करेंगे। इसमें हमारा आम हो गया, केला हो गया, काजू हो गया, पपीता हो गया, चीकू हो गया। वही शीतोष्ण जो हमारी फसल यानी कि सब ट्रॉपिकल, इन फलों को उगाने के लिए जो ग्रीष्मकालीन में गर्म व अपेक्षाकृत शीतकालीन में कम सर्दी के, यानी कि ये दोनों सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा लीची आ जाएगा, नींबू हो जाएगा, अमरूद, अंजीर, संतरा, खजूर, बेर आदि हो जाएंगे। अगर आपको पता हो कि खजूर में किस तरीके का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और है कि जो है अनार में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी बात अगर आपको नहीं आएगा तो हम आपको जो हम अगली क्लास करेंगे उसमें आपको बता देंगे। शीतोष्ण फल यानी कि टेम्परेट फूड, इन फलों को जो है हमारे ठंडे यानी कि जो पर्वतीय इलाकों में और जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है वहाँ पे उगाया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो माइनस, यानी कि जो हमारा जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट रहता है उससे लेस चला जाता है। तो उस समय पौधे क्या करते हैं, वो अपनी जो उनका लीफ रहता है उसको गिरा देते हैं। चाहे कितना भी टेम्परेचर नीचे है, उससे हमारे प्लांट को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। जब टेम्परेचर थोड़ा ठीक होगा तो वो अपना फिर से उसमें पत्तियां आ जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि कहा जाता है कि इसमें कहा गया है कि सर्दियों में पत्तियां गिराकर प्रसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। जैसे इसमें सेब हो गया, नाशपाती हो गया, बादाम, अखरोट, एप्रिकॉट आदि हो गए। वहीं पे हमारी जो तीसरी ब्रांच है पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर, इसके अंतर्गत जो है हम अलंकृत एवं शोभाकारी फूलों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारी डेकोरेटेड फ्लावर्स रहते हैं उनका इसके अंतर्गत, या हमारी जो लैंडस्केप यानी कि जो लॉन ऑन आप लोग देखते हैं कैसे उसको मेंटेन किया जाए, इसके अंतर्गत उसकी का अध्ययन किया जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें अगर हम बात करें भारत फूल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो उसमें तमिलनाडु आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक कट फ्लावर उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि पश्चिम बंगाल। कट फ्लावर्स से मतलब ये रहता है कि इनका उपयोग एज ए किसी को गिफ्ट करने के लिए, जैसे कि आप वैलेंटाइन डे पे आप समझ गए होंगे कट फ्लावर का कहाँ वहाँ पे, और साथ ही हम अपने बुकेज जो बनाते हैं, बुकेज या हम जो बकेट्स देते हैं उसमें दिए जाते हैं। इसमें फ्रेग्रेंस नहीं इतना ज़्यादा रहता है, और इनका जो लाइफ साइकिल रहता है, अगर हम इनको सही से
प्रिजर्व कर लेंगे तो इनका लाइफ साइकिल वही 1 महीने, अराउंड 1 महीने तक अगर जर्मिसाइड में आप इनको रखते हैं तो 1 महीने तक ये इनका लाइफ स्टाइल रहता है। वहीं अगर हम लूज फ्लावर की बात करें तो इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनका उपयोग फ्रेग्रेंस और इत्र वित्र बनाने में किया जाता है। और इन सब को टॉपिक को हम जब फ्लोरिकल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। भारत में सर्वाधिक पुष्प उत्पादन में क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है, मतलब यानी कि अभी पूछ रहा था उत्पादक कौन सा है, ठीक है, तो हमारा तमिलनाडु हो गया। और अगर क्षेत्र में देखें तो हमारा कर्नाटक हो गया। और लूज फ्लावर उत्पादक देश सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो भारत है। अगर हम बात करें भारत मुख्यतः फूलों का निर्यात कौन से देश को करता है, तो यूएसए को करता है, वो भी 27% शेयर करता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला फूल कौन सा है, तो वो गेंदा की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमारे इंडिया में की जाती है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक पुष्प निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो वो नीदरलैंड है। और यहीं पे हम बात करें कि अगर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार है वो अल्समीर में नीदरलैंड में ही है। अब भारत में फूल का विश्व व्यापार में हिस्सा कितने परसेंट, तो 0.6% हिस्सेदारी भारत करता है। वहीं पे जो हमारी ब्यूटीफुल गार्डन किताब लिखी गई है वो MS रंधावा सर से के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे भारत में टुलिप गार्डन जो है श्रीनगर में स्थित है। और जो भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है जाकिर हुसैन गार्डन है चंडीगढ़। अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे जो रोज की हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटियाँ आपको मिलेंगी वहाँ पे देखने को। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका बॉटनिकल नेम पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, ढाक टेसुइलास। इसका बॉटनिकल नेम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। आपने देखा होगा कि अभी इस समय इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई हुई है। जब आप इसको इस समय मतलब टाइम जो ही जब 3 साढ़े 3 बजे साइड पे देखेंगे तो आप इसमें जब इसमें सनलाइट रहती है तो आपको यह लगेगा कि इस प्लांट में आग सी लग गई है। तो इसे जंगल की आग के नाम से भी इस प्लांट को नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है। और फादर ऑफ रोज यानी कि गुलाब का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BP पाल को कहा जाता है। अगर आपको ये ये पता हो कि रोज के फ्रूट को क्या कहते हैं यानी कि फल को क्या कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पे हम करें फूल को सजाने की जो जापान की कला है उसको क्या कहते हैं, उसे इकेबेना कहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें वर्ष भर उगाया जाने वाला पुष्प कौन सा है, तो वो गेंदा है। वहीं पे पुष्पों का जो क्लासिफिकेशन है इसमें कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर से कट फ्लावर में गुलाब, कॉर्नेशन, ग्लेडियोलस, जरबेरा आ गया। और जो हमारा लूज फ्लावर में चमेली, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गुड़हल और कनेर हो गए आदि। कट फ्लावर और लूज फ्लावर इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे जब हम इस फ्लोरिकल्चर बताएंगे। वही हमारा जो चौथी एवं लास्ट है खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य संरक्षण यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फूड प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत जो है फलों को संरक्षित एवं फलों को भंडारित करने की आदि विधियों यानी कि उसे हम कैसे लंबे समय तक संरक्षित कर सकें, इन सब के बारे में इसको स्टडीज करते हैं। अगर हम बात करें सर्वप्रथम इसका फल परीक्षण का कार्य किसने किया था, तो 1775 में निकोलसन एपर्ट ने किया था। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। वहीं पे बात करें FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी कि फल उत्पाद आदेश का कब पारित हुआ था, 1955 में यह पारित हुआ था। थैंक यू डियर स्टूडेंट देखने के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।